ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर अब जम्मू कश्मीर में विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पहले एमबीबीएस बैच में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम स्टूडेंट्स को मिली हैं, बाकी 8 सीटें हिंदू छात्रों को मिली हैं, जिस पर जम्मू कश्मीर के हिंदूवादी संगठनों में भारी नाराजगी है। आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें राजभवन जाने से रोक दिया। इस बीच पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। वहाँ पे जिन बच्चों को एडमिशन मिली है, अधिकांश बच्चे उसमें एक विशेष समुदाय से आते हैं। जो लोग यहाँ पे डोनेशन देते हैं पूरे भारतवर्ष से, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि सनातन धर्म का विस्तार हो। यहाँ पे अन्य वर्गों से, अन्य धर्म, अन्य समुदाय से लोग आए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये श्राइन बोर्ड के लिए या उन डोनर्स के लिए अच्छा रहेगा। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया कि जब तक मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्राओं के दाखिले नहीं हो जाते, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। मंदिर के तीनों मंजिलों का काम भी पूरा हो गया है और आज उसके शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। अब जब भी आप अपने परिवार के संग राम मंदिर जाएंगे तो वो ध्वजा हमेशा आपको वहां दिखाई देगी। प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बटन घुमाने के बाद धीरे धीरे धर्म ध्वजा अपने शिखर की ओर बढ़ने लगी। मंत्रोच्चारण के साथ 161 फीट के शिखर तक पहुंचे उस ध्वज पर हर किसी की नजरें टिकी थी। ध्वजा के आखिरी छोर में पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने भावुक मन और कांपते हाथों से ईश्वर को प्रणाम किया। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे धर्म ध्वज पर भगवान राम के तेज और पराक्रम के प्रतीक सूर्य की छवि है। साथ में कोविदारा वृक्ष और ओम भी बना है। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर दर्शन किए। दोनों ने मिलकर राम दरबार में आरती भी की थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में सप्त मंदिर भी बनाया गया, जिसमें वैदिक धर्म के संरक्षक सप्त ऋषियों की मूर्तियां रखी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन मंदिरों के दर्शन किए। यहाँ महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि समेत सभी 7 महर्षियों के मंदिरों में पीएम मोदी पहुंचे और दर्शन किए। मंदिर में उत्सव के साथ साथ अयोध्या की गलियों में आज लोग झूम रहे थे। दूर दूर से आए भक्तों के साथ साधु संतों में भी गजब का उत्साह था। राम मंदिर के प्रोग्राम से वापस निकलने पर सभी लोगों को खास प्रसाद मिला। थे सब लोग वहाँ पर, देखिए सबके हाथ में प्रसाद है और ये प्रसाद मिला है, प्रसादम मिला है और यहाँ पर आई कार्ड के जरिए आप लोग सब लोग, अच्छा लगा सब लोगों को एकदम। देखिए बिल्कुल आह्लादित हैं सब लोग। अयोध्या की गलियों में राम नाम की धूम थी। जो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। साधु तो ऐसे भी थे जो मोदी योगी की तारीफ करते नहीं थके। आएगा मोदी योगी बाबा हो नाना तो खूब करा था कामवा, अब विपक्ष वाले थे अगले कई छूटे थे बसेनवा। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद एक बार फिर अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया है। आज ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम एक संदेश भी दिया। 500 साल के संघर्ष का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने गुलामी की मानसिकता पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों पर तंज किया। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। पीएम ने अगले 10 साल के अंदर गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का लक्ष्य दिया। हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। त्रेता युग में राज्य, सत्ता, शौर्य और धर्म का प्रतीक माने जाने वाले कोविदार वृक्ष का जिक्र कर पीएम ने बड़ा संदेश दिया। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है
कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वजा को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज बताया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन हुआ। आज दोनों ने राम मंदिर आंदोलन को याद किया। मुख्यमंत्री योगी ने 500 वर्षों के संघर्ष को नमन करते हुए इस ध्वजारोहण को नए युग का शुभारंभ बताया। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वालों को याद किया। इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए, आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। जय सिया राम। राम मंदिर प्रांगण में आज दर्शक दीर्घा की तरफ बड़ी संख्या में वो लोग थे जिन्होंने बरसों तक मंदिर की लड़ाई को जिया था। बात पश्चिम बंगाल की, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैठ और एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग को घेरा और मंच से चेतावनी दी कि अगर उन्हें कोई चोट पहुंचाएगा तो वो पूरे भारत को हिलाकर रख देंगे। আমি বীরভূমে জন্মগ্রহণ করেছি, তাহলে আমাকেও কোন বাংলাদেশি বলে দিত। घुसपैठ और एसआईआर पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग तटस्थ होकर काम करे, न कि बीजेपी आयोग बनकर। ममता बनर्जी ने घुसपैठ को लेकर सवाल किया। नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर का प्रबंधन केंद्र के पास है, एयरपोर्ट रेलवे सब उन्हीं की निगरानी में है, केंद्र सरकार कस्टम विभाग भी देखती है, फिर घुसपैठ का जिम्मेदार कौन? ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि अगर बंगाल पर कब्जे की कोशिश होगी तो अगले चुनाव में बीजेपी गुजरात हार जाएगी। ममता बनर्जी ने बीएलओ की हो रही मौतों पर भी सवाल उठाया और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर से जुड़े 2 मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की। ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश का जिक्र करते हुए 2 मुद्दों पर विशेष जोर दिया और चिट्ठी में लिखा कि सीईओ ने डीईओ को निर्देश दिया है एसआईआर और चुनाव संबंधित कार्यों के लिए संविदा पर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्त न करें। दूसरा मुद्दा निजी आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र बनाने के कथित प्रस्ताव का है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इन निर्देशों पर आश्चर्य जताते हुए सवाल पूछा कि क्या ये मामले एक राजनीतिक दल की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने 1 साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी सवाल खड़ा किया और पूछा कि इस काम को 1 साल के लिए बाहरी एजेंसी के 1000 लोगों से कराने की आखिर जरूरत क्या है, जबकि जिला कार्यालय में पहले से ही ऐसे कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम पेशेवर मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने न सिर्फ चिट्ठी लिखी बल्कि कोलकाता की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ममता बनर्जी से ही सवाल कर लिया और बंगाल सहायता केंद्र में तैनात कर्मचारियों पर कहा, ये सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस कैडर है, तो उसके ऊपर कैसे चुनाव आयोग भरोसा करे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीएलओ पर प्रेशर डालने वालों से डेटा एंट्री कराने से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की चिट्ठी वाली पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव आयोग आपको जवाबदेह है और आप इनको राजीव सिन्हा ना समझें, जिसके हाथ अभी भी पंचायत चुनावों के खून से रंगे हुए हैं, जो उसने आपके गुर्गों के रूप में कार्य करते हुए आयोजित किए थे। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच एसआईआर के दौरान हो रही बीएलओ की मौतों पर बीएलओ प्रोटेक्शन कमेटी के सदस्यों ने भी कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी तो एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीएलओ के नाम लेटर लिख दिया। अखिलेश यादव ने अपनी चिट्ठी में लिखा, बीएलओ भाई बहनों को एसआईआर का इम्प्रैक्टिकल टारगेट दिया गया है। बीएलओ के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, बीएलओ पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक बताया। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। इन हालातों में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो उनके घरवाले तक बीजेपी को वोट न दें, बीजेपी जाए तो शांति आए। अखिलेश यादव ने खुद को हर बीएलओ के दुख दर्द का साथी बताया। यूपी से बंगाल तक एक के बाद एक बीएलओ की हो रही मौत पर चल रही सियासत के बीच दुखद खबर सूरत से आई। सूरत में भी एक बीएलओ की संदिग्ध मौत हो गई।
26 साल के रिंकल शिंगोडावाला सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में टेक्निकल असिस्टेंट और बीएलओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रही थी। रिंकल सूरत जिले के ओलपाट तालुका के मासमा गांव में परिवार के साथ रहती थी। रिंकल अपने घर के बाथरूम में बेहोश मिली और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यूपी के गोंडा से भी एक दुखद खबर आई। गोंडा में विपिन यादव नाम के बीएलओ की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तुरंत गोंडा के एक अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया, फिर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। जांच में पुलिस को जानकारी मिली कि बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते उन्हें इलाज मिल गया। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में एक बार फिर से बड़ा मोड़ आ गया है। सौरभ के परिजनों ने मुस्कान रस्तोगी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो नवजात बच्ची की जान को खतरा पहुंचा सकती है। दरअसल मेरठ की कातिल मुस्कान कल ही एक बच्ची की मां बनी है। परिजनों का दावा है कि ये बच्ची साहिल की नहीं बल्कि सौरभ की है। डीएनए जांच से ही बच्ची के असल पिता का पता चल पाएगा। मेरे को तो लगता नहीं वो सौरभ की है। 1% अगर सौरभ की होती है तो प्रूफ चाहिए हमें कि ये सौरभ की है। अगर ये सौरभ की होती है तो इसको तुरंत हमारे को दे दिया जाए। सौरभ के निकलते के साथ ही हमारे को दे दिया जाए, नहीं तो ये कुछ भी कर सकती है। मुस्कान रस्तोगी को 23 नवंबर की रात मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अगले दिन यानी 24 नवंबर की शाम करीब 7 बजे मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया। फिलहाल सबकी निगाहें डीएनए रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे ये साफ हो सकेगा कि नवजात बच्ची सौरभ राजपूत की है या साहिल की। देखिए, दिल्ली बम धमाकों में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आज पकड़े गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के उस ठिकाने पर पहुंचा जहां वो मदरसा बनवा रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 2 किलोमीटर दूर बन रहा था मदरसा। करीब 200 गज में बन रहा था। हैरान करने वाली बात तो ये है कि मदरसा जमीन से 10 फीट नीचे है। जिस छत पर मैं खड़ा हुआ हूं, यही वो मदरसा है जिसको बनाया जा रहा था। करीब 200 गज का ये एक प्लॉट है जिसको बनाया जा रहा था, लेकिन मदरसा कहाँ है वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह जो है वो ये है कि जो मदरसा है वो जमीन से 10 फीट नीचे है। मदरसे की बनावट एकदम अलग है। दीवार की मोटाई करीब 5 फीट, जो शक पैदा करती है। पहले आप ये दीवार देखिए। अगर आप ये दीवार देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार इतनी मोटी दीवार क्यों बनाई गई है। आप देख सकते हैं जो दीवार है, इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 5 फीट से ज्यादा की होगी और चारों तरफ इसी तरीके की जो दीवार थी वो बनाई गई थी। सूत्रों की माने तो इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन मौलवी इश्ताक के नाम पर है और इसकी फंडिंग डॉक्टर मुजम्मिल कर रहा था। अब दिल्ली वाले भी हॉट एयर बलून का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि हॉट एयर बलून का ट्रायल सफल हो गया है। डीडीए 4 लोकेशन पर राइड कराने की तैयारी कर रहा है। हॉट एयर बलून के बास्केट में दिल्ली के उपराज्यपाल बैठे। फायरिंग हुई और रस्सी ढीली पड़ते ही बलून आसमान में एलजी को लेकर उड़ गया। उपराज्यपाल ने 120 फीट की ऊंचाई तक सफर किया और लौट आए। इसी के साथ दिल्ली के बांसेरा में हॉट एयर बलून राइड का पहला सफल ट्रायल पूरा हो गया। सराय काले खां के पास बसे खूबसूरत बांसेरा बैम्बू पार्क में इस ट्रायल को देखने के लिए बच्चे और महिलाएं भी मौजूद थी, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए इस वीकेंड ये नया और शानदार तोहफा है। मैं दिल्ली वासियों से अपील करूंगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, एंजॉय करें, और जब ये स्कीम सक्सेसफुल होगी तो हमारे लिए भी उत्साह आएगा। 29 नवंबर से ये आम लोगों के लिए शुरू होगा और दिल्ली एनसीआर की पब्लिक, बांसेरा, आसिता, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज यानी 4 जगहों से इसकी सवारी कर सकती है। ये टेथर्ड हॉट एयर बलून है, यानी ये हमेशा रस्सियों से बंधा रहेगा। 120 फीट की ऊंचाई से आपको दिल्ली का दर्शन कराएगा। इसके लिए एक व्यक्ति को टिकट खरीदने के लिए 3000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे और उसके बदले 60 से 70 मिनट तक हवा में सफर का लुत्फ उठा सकते हैं। इस टेथर्ड हॉट एयर बलून की बास्केट में एक साथ 4 लोग आराम से सवारी कर सकते हैं। यूपी के मुरादाबाद में पंजाब नेशनल बैंक का एक एटीएम बदमाशों ने पूरी मशीन समेत उखाड़कर चुरा लिया। सिविल लाइंस इलाके में हुई इस वारदात से शहर में हड़कंप मच गया। एटीएम में 7 लाख रुपए कैश भरे हुए थे, जिन्हें बदमाश लेकर रफूचक्कर हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि बदमाशों ने वारदात से पहले सीसीटीवी पर स्प्रे कर उसे धुंधला कर दिया ताकि फुटेज रिकॉर्ड ना हो। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हलचल मच गई। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि बदमाश एटीएम मशीन को फेंक कर भाग गए हैं और सारी नकदी निकाल ली है। पुलिस को आशंका है कि बदमाश दिल्ली, राजस्थान या हरियाणा के हो सकते हैं।
हैदराबाद के शालीबंदा रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में भीषण आग लग गई। हादसे में एक आदमी की जान चली गई, वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। स्टोर में लगी आग इतनी भयंकर थी कि इसकी चपेट में बाहर खड़ी एक सीएनजी कार भी आ गई। कार में जोरदार धमाका हुआ और इसके बाद हालात और बिगड़ गए। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए, पास की 3-4 दुकानों के शटर उड़ गए। हैदराबाद के शालीबंदा रोड पर अफरा तफरी का माहौल था। आग को काबू करने में फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए। जब ये घटना हुई उस वक्त दुकानें भी खुली हुई थी। जिस कार में धमाका हुआ उसमें भी 3 लोग मौजूद थे। इस हादसे में एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कुछ घायल लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। एक तरफ आज जहां अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई, वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य के एक बयान से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सियासत गर्मा गई। दरअसल एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में रामभद्राचार्य ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की भारतीयता पर ही सवाल उठा दिया। तो भारतीय हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय बालक की भारतीय राजीव जी की बहू हैं, इसलिए मैं सम्मान कर रहा हूँ, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। इधर रामभद्राचार्य के बयान पर पप्पू यादव बुरी तरह बिफर पड़े। रामभद्राचार्य कौन है हमको नहीं पता है। ये अंधा, काना, बहरा, गूंगा, ये सब जो है ना, इन लोगों का इलाज अंबेडकरवादी विचारों से हो। और अंबेडकर हमारे पहले ही कह चुके हैं कि हम वसुधैव कुटुंब और हम सनातन वाले लोग। समाजवादी पार्टी ने रामभद्राचार्य को राजनीतिक टिप्पणियों से बचने की सलाह दी। धर्म गुरुओं को राजनीति पे टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप राजनीति पे टिप्पणी करते हैं तो कहीं न कहीं आप किसी पक्ष में खड़े नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी इस मामले पर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। भगवान राम की नगरी अयोध्या से आई एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज जब राम मंदिर में धर्म ध्वजा लहराई गई, उसके बाद अयोध्या का माहौल किसी दिवाली से कम नहीं था। जैसे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम की नगरी सजी थी, वैसी ही सजावट, वैसा ही माहौल आज भी रहा। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। संतों में खुशी की लहर ऐसी थी कि जहां वो मिलते वहीं उत्सव बन जाता। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सी, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकले सवारी। अयोध्या नगरी में संतों के साथ स्थानीय लोग और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने आज के ऐतिहासिक दिन का आनंद लिया। देखिए, आज विवाह पंचमी भी है, यानी वो तिथि जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। और इसीलिए संपूर्ण राम मंदिर में ध्वजारोहण के बाद अयोध्या में आज बैंड बाजे भी बज रहे थे। मध्य प्रदेश से आए बैंड ग्रुप ने रामनगरी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बैंड बाजा बजने लगा तो राम भक्त खुद को कैसे ही रोक पाते। बस कुछ सेकंड की देरी थी, हमारी आंखों के सामने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और आखिरकार वो क्षण करीब आ गया जब यहाँ पर इस बैंड पर थिरकते हुए राम के भक्त दिखाई दे रहे हैं। बैंड बाजे पर साधु संतों ने सुर भी छेड़े। मेरे झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सुबह से लेकर दोपहर भर इसी तरह अयोध्या में उत्सव मनाया गया। अयोध्या में संत समाज मंदिर का काम पूरा होने पर बेहद खुश थे। संपूर्ण राम मंदिर बनने की खुशी में जगह जगह शंखनाद के साथ भगवान राम के नाम का उद्घोष हो रहा था। संतों ने तो धर्म ध्वजा के फहराए जाने के बाद मान लिया कि भारत में हिंदू राष्ट्र आ गया। जब भगवा ध्वज लहरा गया पताका, इससे तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। अयोध्या नगरी में इसकी खुशी में शंखनाद भी होता रहा। भगवान राम के साथ बजरंगबली के नाम की ध्वजा लेकर भी लोग आए थे। ओ लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंगबली का, लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंगबली का।
भगवान हनुमान के जयकारे भी लगाए जा रहे थे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अयोध्या नगरी का कोना कोना आज उत्सव में डूबा हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ आज राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेस के नेता मंदिर में हुए ध्वजारोहण को मार्केटिंग कह रहे थे। वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता अजय राय ने कार्यक्रम को दिखावा कहा। मुझे लगता है केवल मार्केटिंग और केवल दिखावा करना, ये दिखावटी भक्त हैं। हम लोग तो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। हालांकि अजय राय को मौलाना शहाबुद्दीन का जवाब भी सुनना चाहिए। जामा मस्जिद का इमाम तो वहाँ झंडा नहीं लहरा सकता, वहाँ तो झंडा कोई हिंदू ही लहराएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो झंडा लहराया है उससे ज्यादा और किसी का हक भी नहीं बनता है। भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर पीएम ने तंज किया तो आरजेडी एनडीए में शामिल मांझी का पुराना वर्जन गिराने लगी। और जितना मांझी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कई बातें कही थी, लेकिन उस पर तो उनका ध्यान नहीं जाता है, उनको सिर्फ दिखता है अलग। धर्म कर्म के कार्यक्रम में पीएम के बयानों के बाद आज राम मंदिर फिर से एक बार राजनीति का मुद्दा बना। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी एवं अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा के एक आपत्तिजनक बयान पर विवाद हो गया। ब्राह्मण समाज ने संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। आईएएस संतोष वर्मा के इसी बयान के बाद ब्राह्मण संगठन परशुराम सेवा संगठन ने वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गिरफ्तारी की मांग को लेकर भोपाल कमिश्नर के पास ज्ञापन देने पहुंच गए। ज्ञापन दिया है कि इसके विरुद्ध तत्काल आज की डेट में एफआईआर की जाए, गिरफ्तारी की जाए। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में घोर आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। बयान पर विवाद बढ़ा तो आईएएस संतोष वर्मा ने कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। मेरा ये कहना है कि अगर मेरे इस बयान को जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है, इससे अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वाकई में मैं खेद व्यक्त करता हूं। क्या मां का दूध भी अब पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रह गया है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि दूध में यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। दुनिया में पहली बार पटना के महावीर कैंसर संस्थान ने इस मुद्दे पर शोध किया है, जिसके नतीजे वाकई दुनिया के लिए चौंका देने वाले हैं। बिहार के 6 जिलों की 40 महिलाओं के दूध के सैंपल की जांच की गई। रिपोर्ट में सामने आया कि सभी महिलाओं के दूध में यूरेनियम मौजूद था। ये और भी ज्यादा खतरनाक तब हो गया जब ये पता चला कि बच्चों के खून में भी यूरेनियम की मात्रा है। 40 सैंपल में से कटिहार जिले में सबसे अधिक यूरेनियम की मात्रा मिली, जो 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई, जबकि सभी सैंपलों का औसत स्तर 4.035 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया। हालांकि डॉक्टरों का दावा है कि इतनी कम मात्रा शरीर को नुकसान नहीं करती। यह एक सिग्नल है जो हम लोगों को आगे क्या करना है। जो लेवल मिला है यूरेनियम का, वो एकदम डेंजर लेवल से बहुत नीचे है। दरअसल यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों में किया जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।